विश्वजीत जी ने भी, डॉक्टर साहब ने भी, कि किस तरीके से 2012 के अंदर फ्री में कोर्ट पहुंचा गया। और अभी भी जो कन्हैया लाल जी गुजरात से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए तमाम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम भी दलित हैं, हम भी दलित के लिए एडवोकेसी में काम कर रहे हैं। बहुत सारे दलित टीवी के अंदर बड़े बड़े पैमाने पर दलितों की आवाज बनने काम करते हैं, लेकिन जब लोग उनके पास दलित लोग अपनी समस्या को लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई साहब, जो जनरल वकील हमसे 50,000 मांगता है तो एससी का वकील बोलता है कि 70,000 लगेंगे। भाई ऐसी कंडीशन है उन लोगों की। और इसी चक्कर में कन्हैया लाल जी बैठे हैं, मौजूद है आपके सामने, इनका केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट गया है, ये बता सकते हैं। हम लोग वो काम करने के लिए निकले हैं। तो साथियों, आज पूरे देश के अंदर आप लोग दलितों की स्थिति देख चुके हैं और तमाम लोगों से हमने आपको 1 to 1 करा के रूबरू कराया है। और आने वाले समय के अंदर ऐसी स्थिति ना बने, उसके लिए इंडियन दलित फोरम लगातार काम करता रहेगा। और साथ साथ जो आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, मैं जैसे बताया, जज साहब ने भी, सब तमाम महानुभावों ने बताया कि किस चीज की कमी है। ईमानदारी की कमी बताई गई। मीडिया आप लोग देख सकते हैं साथियों, हमें साथ सपोर्ट, तो जो जज साहब ने बताई सारी बातें, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने पत्रकारों को भी हम लोग सपोर्ट करें। कि आज ये देखिए, अभी मैं समझता हूं किसी कार्यक्रम होता तो यह बड़े बड़े कैमरे खड़े होते, लेकिन हम लोग मोबाइल से जितने साधन संसाधन हमारे पे उपलब्ध है, उसके बावजूद दलितों की आवाज आज रोड से लेकर कोर्ट तक गूंज रही है। यह कम बड़ी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि 75 साल की आजादी के बाद आज दलितों के बिना किसी भी सरकार के नरेंद्र मोदी पैर धोने पर उतारी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से हम लोग पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को उठा रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर यही आवाज रोड से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट की जिम्मेदारी से लेकर रोड तक की जिम्मेदारी यह इंडियन दलित फोरम निभाएगा। और आपको किसी भी समस्या के लिए पूरे देश के अंदर, जो मीडिया के माध्यम से लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी भी देश के अंदर, अगर किसी भी देश के अंदर भी और किसी भी प्रदेश के अंदर भी अगर किसी भी व्यक्ति पे एट्रोसिटी हो रही है, तो आप लोग इंडियन दलित फोरम से मिल सकते हैं। आपको लीगल एडवाइस से लेकर और फ्री ऑफ कॉस्ट इस समस्या के लिए वकील मुहैया तक कराया जाएगा, इसके हम लोग गारंटी लेते हैं। तो साथियों, आज आप लोग यहाँ पहुंचे हो, तमाम साथी समय निकालकर पहुंचे, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। माननीय जयकुश लाखन जी एवं लगातार कई वर्षों से राष्ट्रीय झाड़ू मंच बनाकर देश में दलितों को जगाने का काम किया, और तथा मंच पर मंचासीन सारे पदाधिकारी को संजय केवट की ओर से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तथा इस कार्यक्रम में जितने सज्जन माताएं एवं बहनें आए हैं, सबको संजय केवट की ओर से, राष्ट्रीय दलित फोरम की ओर से सबको चंदन बंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी आपने एक वक्ता को सुना, जहां से गुजरात कि इन्होंने अभी अपनी कहानी प्रिंसिपल होकर बताया। आप सोच सकते हैं कि गुजरात से देश चल रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के गृह मंत्री हैं। अभी आप चंद दिनों पार्लियामेंट में सुने होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत ही सही टाइम पर भारत का संवैधानिक क्लब है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ क्लब है, लेकिन इस देश में जब बेजुबान लोग थे, जब लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उस समय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें बेजुबानों को जुबान भारत का संविधान दिया। लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर लिखे हुए आज हम पढ़ लिख कर काबिल बने, जज बने, कलेक्टर बने, एसएसपी, बीडीओ, सीओ, शौचालय से सचिवालय तक गए, लेकिन आज हम भारत के संविधान को नहीं बना सकते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। आज देश में अभी पार्लियामेंट में आपने सुना होगा, आपको खुलकर बताना होगा, क्योंकि इस भारत से गिने चुने लोग आए हुए हैं। इस देश में संस्था और व्यवस्था इस देश में हजारों चलती है, लेकिन इस देश में कहीं न कहीं कोई पार्टियां की गुलाम हो जाती है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महामंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप निष्ठा और ईमानदारी से काम करें। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अभी आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से पार्लियामेंट में कितने एमपी हैं, एमएलए हैं, लेकिन इस भारत के संविधान को कोई बचा नहीं पा सकता है।
कोई भारत के संविधान के विषय में बोलने की शक्ति नहीं है। इसलिए आपने जो न्यायमूर्ति साहब इतने बड़े त्याग देकर राष्ट्रीय दलित फोरम का निर्माण किए, तहे दिल से संजय केवट ओबीसी समाज का होकर मैं आपको तन मन धन से तहे दिल से आपके साथ हूं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों का पुनः चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए जय भीम, जय भारत। मैं समझता हूं कि इंडियन फोरम अगर ये काम करेगी और ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जिसमें पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो एक बहुत अच्छा कदम होगा। तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, सब लोगों ने इसकी चर्चा सुनी है। तो उसमें यह है कि जो सबसे ज़्यादा डाउन रोडन है, सबसे ज़्यादा गरीब हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, ताकि जो थोड़े से ऊपर आए उनको अगर हम राइट्स छीन लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो सबसे अनटचेबल है था, जिनको हम पहले अनटचेबल कहते थे और अब वो किसी कारण से चाहे उसके पास पूंजी है या एजुकेशन है, सबसे गरीब है, तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि सबको मौका मिलना चाहिए, सबको उत्थान होना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसी कड़ी में अभी आपने एक प्रपोजल आया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही प्रपोजल आया है कि जो हाई कोर्ट के जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, कोलिजियम में उन्होंने ये फैसला किया है कि उनके बच्चे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के उनको रिकमेंड नहीं करेंगे, वो जज नहीं बनेंगे। तो उसमें जो उनके बच्चे हैं उनका जो राइट्स हैं वो वायलेशन होगा। लेकिन ये अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। और दलित कहने से पहले ना तो उसकी जाति देखी जाएगी, ना धर्म देखा जाएगा, ना समुदाय। अगर वो शोषित है या पीड़ित है तो वो दलित है, और उसके लिए देश के संविधान में बहुत सारे समाधान हैं। उन समाधानों तक न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर और प्रशासनिक प्रक्रिया के आधार पर कैसे पहुंचा जा सकता है, इस काम को करने का हमें सबब अगर मिलेगा तो इंडियन दलित फोरम के द्वारा यही इस मामले में सारे प्रयास रहेंगे। और इस मामले में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पूर्व में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसी शख्सियतें हमारे साथ हैं, सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश जी जैसे हमारे साथ हैं। तो हमें उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यही एक सराहनीय प्रयास है इंडियन दलित फोरम के द्वारा। तो मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा डॉक्टर विश्वजीत सिंह जी को, जो कि डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश। सम्मान चाहिए दोस्तों, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मानव समान चाहिए। ऐसा भारत महान चाहिए, ऐसा भारत। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। अब इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, अब हमारे दलित समाज की दिशा बदलनी चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए। आज इस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक ऐसे दलित इंडियन दलित फोरम के ओपनिंग के मौके पर इस भारत में तमाम लोगों को न्याय देने वाले, बेजुबानों को जुबान देने वाले, गरीब मजलूमों की तमाम लोगों की मदद करने वाले ऐसे जनपद न्यायाधीश परम आदरणीय हमारे हाथरस की शान भाई संजीव जी के लिए जोरदार तालियों के लिए उनका अभिवादन करें, जिन्होंने इस संगठन की आज नींव रखी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपको इतनी ताकत दें कि ये संगठन भारत में एक नई ताकत बन करके आए। मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरे इसके जो साथी हैं, जय किशोर जी, जय जोश जी, हाथरस से बहुत ही शानदार सांसद रहे हमारे भाई
भाई राजेश दिवाकर जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। एक क्रांतिकारी साथी भाई डॉक्टर विश्वजीत जी, जिन्होंने बहुत ही समाज के काम किए, बामसेम में रहे और भी तमाम पदों पर रहे हैं, हमारे साथ 30 साल से हैं। आज मैं काफी दिन के बाद देखने को मिल रहा हूं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आदरणीय लाखन सिंह जी और यहाँ सभी सम्मानित दिल्ली के क्रांतिकारी साथीगण, जिन्होंने आप सब लोगों के दर्शन कराने का मौका दिया। मैं कहूँगा गुरु गोविंद दो खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी संजीव जी आपको कि आपने सबके दर्शन दिए कराए। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन माननीय संजीव जी के लिए। साथियों, आज इस संगठन का जो भार आपने उस हैसियत से हटके किया है, आप भारत में जनपद न्यायाधीश की हैसियत से दिल्ली में आप न्यायाधीश थे, आप चाहते वहां से भी काफी कर सकते थे, मगर आपने सोचा कि मैं यहां से कुछ ही लोगों की मदद कर पाऊंगा। अगर ये संगठन बन गया तो भारत में एक नए शुरुआत होगी और दलितों को तमाम व्यवस्थाएं मैं कर सकता हूं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे हम कि इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास जब एक हमारे गरीब आदमी का बच्चा जाता है, वो पैरों में गिर जाता है, वो कहता है बाबा साहब डॉक्टर मुझ पे अब मैला नहीं धोया जाता। बाबा साहब उसे उठाते हैं, गले से लगाते हैं, वो कहते हैं भाई क्या है कि बाबा साहब मुझ पे मैला नहीं धोया जाता। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई तू खाना कितना खाता है कि मैं 5 रोटी खाता हूँ। मैला कितना ढोता है कि 4 तसले ढोता हूँ, कि कल से तू 5 रोटी की जगह 4 रोटी खा लेना, 4 मैला ढोने की जगह 5 तसला मैला ढो लेना। तेरा मैला ढोना तो बंद नहीं कर सकता, जो बचे हुए पैसे से तेरा बच्चा पड़ जाएगा तो कभी जिंदगी में मैला नहीं ढोएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। साथियों, आज हम इन चीजों की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम शिक्षित हुए, संगठित हुए, संघर्ष हुए, शिक्षित हुए, आईएएस हुए, पीसीएस हुए, इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, नेता हुए और हम संगठित हुए तो हमने कई बार सरकारें भी बना दी, मगर हमने संघर्ष नहीं किया था। मगर भारत के दलितों वीरों, आपने 2 अप्रैल को संघर्ष करके भारत में बता दिया, 3.5 करोड़ लोग सड़कों पे आ गए तो एससी एक्ट को खत्म होने नहीं दिया। अब वही क्रीम यहाँ बैठी हुई है, मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अगर ये क्रीम आगामी समय में आगे बढ़ती चली गई तो मेरा मानना है कि ये बहुत ऊंचाइयों पर जाएगी। साथियों, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आप इस देश के शासक हो, हम शासक बने। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस संगठन में आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और माननीय संजीव जी के हाथों में ताकत देंगे तो ये आपको ताकत देंगे, कोई माइका लाल इस कारवा को रोक नहीं पाएगा। साथियों, हो गई है जयप्रकाश जी के पास, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास जयप्रकाश जी, जय नारायण जी जाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनको देख नहीं पाते, तो जय नारायण जी वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा साहब ने देखा कि मेरे पास से कोई वापस जा रहा है, तो उन्होंने आवाज दी कि जय नारायण जी की हाँ, कि भाई आपने तो हमारी तरफ देखा ही नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि हजारों साल बीत गए, सदियां बीत गई। साहब ने कहा, उसके जो कोट था वो ये था कि भाई कानून के ज़रिए से जो हमने लिखा था, जो हमने सपना देखा था, आज तक वो सपना हमारा पूरा नहीं हुआ। वो उसका मतलब ये था कि जो हुकूक दलित को मिलना था या गरीब तबके को, लौह तबके को मिलना था, वो नहीं मिला। और आज मुझे जब इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया गया और इंडियन दलित फॉर्म से मुझे ये लगता है कि वो जो अम्बेडकर जी का ख्वाब था वो यहाँ से अब पूरा होगा और 100% पास होगा। बहुत ही शुक्रिया ये कहते हुए मैं इब्तिदा करूँ, क्योंकि सर फिर से एक दफ़ा आपका शुक्रिया। और गाहे बगाहे टाइम टू टाइम हमसे है। जब आपकी समझ में आ जाएगा कि न्याय ये है, तब इसको आप अधिकृत जो संस्था है न्यायालय, वहाँ से ले पाएंगे। जब तक समझ में ही नहीं आता है न्याय क्या है तो फिर करोगे कैसे। तो ये यहाँ तक हम इस पर आ गए।
और इस सब के बाद जो हमारा समाज दलित बना कैसे, भारत में दलित हैं कैसे, तो इस और हम दलित होने के बाद समझ में आ गया, हम संघर्ष भी कर रहे हैं, संगठन भी बना रहे हैं, फिर भी हम कोई समाधान नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा बहुत इलाज हो रहा है, मरीज़ होता है, पूरी तरह से बीमारी नहीं ठीक हो रही, थोड़ा इलाज इतना हो पा रहा है कि हाँ आप अस्पताल से घर आ जा पा रहे हैं, फिर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी चल रही है, स्वस्थ शरीर नहीं है। तो इस सब के पीछे ये है कि हर वो समाज वो दलित हो जाएगा जिसका अपना कोई दर्शन नहीं होगा, और हम दर्शन नहीं है इसीलिए हमारे पास धर्म नहीं है। धर्म को लोग नकार देते हैं, बाबा साहब ने स्वीकार किया है, तो दर्शन नहीं है। और हर चीज़, हर समस्या हमें पता है, जो दलन हो रहा है वो एक समस्या है। अब समस्या के साथ इसके साथ इसकी जो क्रियाविधि है, समस्या ये बनी कैसे, और समस्या के साथ कमियां, हमारी कमियां क्या हैं वो भी समझ में आएगी, और क्रियाविधि समझ में आएगी तो दलन रोक पाएंगे। और दलन रोकने के लिए जो चीज़ बनेगी वो एक व्यवस्था होगी। व्यवस्था लंबे ज्ञान के बाद बनती है, और ज्ञान जो है दर्शन पर आधारित होता है। अब यहाँ पे गंभीरता हो गई, यही वो इस समाज में कमी है कि समाज गंभीरता की तरफ नहीं जा रहा है। अमरनाथ जी रिटायर्ड IAS, हमारे रमेश चंद्र रतन जी इस समय शायद नहीं आ पाए वो जी डॉक्टर प्रवीण कुमार जी हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको सुना आपने अभी थोड़ी देर पहले। डॉक्टर विश्वजीत जी हमारे डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर हैं, और यहाँ तमाम बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कोहरे में आए, ठंड में आए। आप सभी लोगों के यहाँ आगमन पर सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ संजीव जी की तरफ से, संस्था की तरफ से। और मातृशक्ति के रूप में मेरी भाभी भी बैठी हैं, भतीजी बैठे हैं, और लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी भाभी, उनको सबसे ज़्यादा शुभकामना, अभिनंदन और ऊर्जा का स्रोत मैं इसलिए बोलूँगा कि कोई भी व्यक्ति, अभी काफ़ी सर्विस थी संजीव भाई की, और समय से पहले रिटायरमेंट लेना वास्तव में एक बहुत बड़ा साहस रहता है, और वो भी किसके लिए, कोई अपने लिए नहीं, एक समाज के लिए। तो वो काम तभी हो सकता है जब परिवार उनके साथ हो। आज भाभी जी और हमारी भतीजी भी यहाँ बैठी हुई है, सब साथ हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज 5 जनवरी को रविवार का दिन है, सूर्य का दिन है। ये संस्था निश्चित रूप से सूर्य भगवान की तरह पूरे देश में जगमगाएगी, ऐसी हम कामना करते हैं। आज के दिन की ओपनिंग को सभी लोग आए, सभी लोगों को आपने सुना। मैं एक आग्रह करना चाहूँगा सभी लोगों से, कोई भी संस्था है, जैसे मैं संजीव भाई को देख रहा था जिस दिन हम इसे बुक कराने आए थे, लगभग 48,000 रुपये संजीव भाई जी ने 1 मिनट में ATM से पेमेंट किया। मैंने कहा पेमेंट मैं करता हूँ, तो बोले तुम क्यों करोगे, मैं करूँगा। तो मेरा एक आग्रह है कि बहुत सारी चीज़ें इस संस्था को चलाने के लिए, कोई भी संस्था चलानी है, धन के अभाव में कोई संस्था नहीं चल सकती। तो हम सब लोग एक परिवार की तरह हैं। हम चाहेंगे कि इसका एक अकाउंट बने इंडियन दलित फोरम का, और उस अकाउंट में ज़्यादा नहीं तो 100 रुपये का भी हम योगदान करें, जो ज़्यादा स्वेच्छा से कर सकते हैं बहुत हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक परिवार के रूप में आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं। कई डिग्निटी यहाँ पे बैठी हैं, हमारे संजय आनंद जी से लेकर मैं हाथरस के कई लोग हमारे बैठे हैं, और भी बाहर के लोग बैठे हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि हॉल जब बुक करें तो किसको करें, तो ये सबसे छोटा हॉल था। और उन्होंने फरीदाबाद में ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे मैं वैसे आता हरियाणा से हूँ, हरियाणा सिरसा ज़िला से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जब उनकी पोस्टिंग हुई यहाँ पे फरीदाबाद में, जो दिल्ली के बहुत पास है, तो यहाँ जब वो 2004 में आते हैं, बस से उतरते हैं, तो उतरते ही मेरा छोटा भाई था उनके साथ। तो छोटे भाई को उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे, मटका था, वहाँ पे उन्होंने उसको खड़ा किया, तो वो पानी पिलाने लगे मेरे छोटे भाई को। तो एक बूढ़ी अम्मा आती हैं, तो वो सीधा उनसे कुछ नहीं कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, क्यों हो, सीधा पूछती है कि कौन जात हो भैया। तो वहाँ बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस है कि आप कहीं नई जगह पर जा रहे हैं और आपसे जाते ही ये पूछा जा रहा है कि आप कौन जात के हो। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो मेघवाल समाज से हैं। तो उन्होंने कहा ओहो, आपका तो घड़ा अलग है, आप इससे पानी नहीं पी सकते। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। वो जब स्कूल में ज्वाइन करने गए तो उनको कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया। वो जब घर किराए पे लेने के लिए गए तो उनको मेन फरीदाबाद शहर में घर नहीं मिला। उनको अलग से एक कॉलोनी बसाई हुई थी कि यहाँ पिछड़ों का घर है तो दलित लोग यहीं रहेंगे।
तो उनको वहाँ जाके रहना पड़ा। तो 6 महीने बाद जैसे ही उनका टेन्योर ख़त्म होता है कि टीचिंग का, अब वो जा सकते हैं घर, तो वो रातों रात वहाँ से आ गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने वेट किया कि भाई सुबह जाएंगे, नहीं, उन्होंने कहा कि हमने बहुत देख लिया यहाँ पे। उनको वहाँ पानी पीने की सुविधा नहीं थी, कपड़े धोने की सुविधा नहीं थी, ना उनको रहने की सुविधा थी, ना उनके साथ मतलब ढंग से बर्ताव हो रहा था। ये तो रही सन 2004 की बात। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 2022 की बात, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में फेस किया। क्योंकि जैसे मेरे को मेरे माता पिता ने सारी सुविधाएं दी जो कि एक आम बच्चे को दी जा सकती हैं, बट अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया 2018 में, मैंने ग्रेजुएशन किया यहाँ से। मेरे को इतना ज़्यादा कास्ट का कुछ नहीं फैक्टर मतलब महसूस कराया गया कि आप किस कास्ट से आते हो। बाद में 2022 में जब मैं एमए कर रहा था तो स्टार्टिंग में कोविड का फेज चल रहा था, उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू हुई थी। 1-2 मित्र हम लोग मिले थे, यहीं सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारे डीयू में, वहीं पे हम बातचीत कर रहे थे। तो उन्हें ये मालूम था कि मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं कौन सी कास्ट से हूँ, मेरी जाति क्या है, ये उनको नहीं मालूम था। तो उन्होंने बात करते करते एक रेफरेंस ऐसे ही दिया कि हरियाणा में तो बहुत पिछड़े लोग हैं, चूड़े चमार, कोट अनकोट चूड़े चमार ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो यहाँ से मैं बहुत शॉक हो गया। शेयर करनी चाहिए बात अपने समाज के बीच में। तो सबसे पहले मैं सर्वप्रथम मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं सत्संग नमन करती हूँ। जैसा कि उनके लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके ही माध्यम से आज हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं और अपने समाज में बहुत अच्छा काम करते जा रहे हैं। 2 लाइनें बाबा साहब को हम समर्पित करना चाहते हैं। रोशनी अगर मिले अंधेरे को, रोशनी अगर मिले अंधेरे को, कोई तरसे नहीं सवेरे को, मजबूर ना रहे दुनिया में हर कोई, आओ रोशन करे हर बसेरे को, आओ रोशन करे हर बसेरे को। जैसा कि बाबा साहब का यही कथन था, उनका मिशन था कि हमारे समाज में आगे सब ऐसे बढ़ते जाए और अपने समाज को बढ़ाते हुए राष्ट्र का मतलब योगदान करें। तो यहाँ पे हमारे बीच तो काफ़ी विद्वान लोग बैठे हैं, काफ़ी जिज्ञासु व्यक्ति बैठे हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है क्योंकि मैं भी दलित समाज से आती हूँ, मैं प्रॉपर अयोध्या से हूँ। तो जब वो जानते हैं कि हम दलित हैं तो मेरे साथ भी कोचेस और जो यहाँ पे पैरालंपिक कमेटी है मानसिंह रोड पे, तो मैं 2017 से पैरालंपिक कमेटी जाती हूँ। तो मेरे साथ मेरे कैटेगरी को पैरा जो एथलीट होते हैं उसमें कैटेगरियाँ बनती है, अपने कैटेगरी में वो खेलते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। तो उसमें मैं 2017 से परफॉर्म कर रही हूँ, ट्रेनिंग भी कर रही हूँ जेलन में। तो जब मैं अपनी बात को रखती हूँ तो वो मतलब ऐसे बोलते हैं कि आप कहीं की वो नहीं है, मतलब भीम नहीं बन जाओगे, या ऐसे आपका जो संविधान बना है आपके दलित का, ऐसा कुछ। तो हमने कहा ये सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भी राष्ट्र के एक नागरिक हैं और हमारी एजुकेशन है, पीजी के बाद मैंने लॉ किया है। बाबा साहब को मैंने 2 साल एक्चुअल मेरा एमए के बाद मेरा एक जिज्ञासा था कि मैं जब बाहर निकली, क्योंकि एक छोटे से गांव से मैं निकली अयोध्या से, तो मैं दिल्ली रहने लगी। तो मेरे अंदर एक महिला थी, एक मेरी दोस्त थी, तो वो भी कर रही थी लॉ। तो उसके साथ मेरा थोड़ा सा ऐसा बैठना उठना हुआ, तो बाबा साहब को मैंने पढ़ा। बाबा साहब इतने महान व्यक्ति हैं, तो आज तक मैंने देखा नहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो। उनकी जितनी भी इतनी एक लाइनें हैं, एक वर्ड है, मैंने रो रो के पढ़ा है और उन्हीं के प्रेरणा से मैं आज लॉ कर चुकी हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तरह मैं आगे बढ़ूँ और अपना, क्योंकि अभी हमारे अयोध्या में, हमारे समाज में कोई स्पोर्ट में कोई नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे मैं बढ़ूँ और अपने